बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर पर। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। कहीं ना कहीं दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, मतलब दोनों का कनेक्शन है। कहीं कहीं जगह पर हमें चैप्टर नंबर 1 का भी यूज आएगा। तो मेरी एडवाइस यही है जो स्टूडेंट डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, कि आप पहले चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कीजिए। आप मेरे पिछले लेक्चर्स को जरूर कनेक्ट कीजिए ताकि आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ही आप प्रोसीड कीजिए चैप्टर नंबर 2 से। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एडवाइस जो मुझे देनी थी वो दे दी कि जो बच्चे अगर डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं पहले वो जरूर 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 से चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करें, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पर आए ताकि आपको आसानी हो समझने में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। चलिए अब हम देखते हैं। हम आज से डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक जो कि है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है, ये था नाम हमने कहीं सुना था। हमने अभी एक ही चैप्टर कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बस दोनों में डिफरेंस इतना आ गया कि वहां पर हमने कैसे कोएफिशिएंट के साथ डील किया था जहां कोएफिशिएंट कांस्टेंट थे, लेकिन यहाँ पर देखिए विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, यहाँ पर वेरिएबल कोएफिशिएंट आ रहे हैं, मतलब कोएफिशिएंट अब कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो कैसे बन जाएंगे, वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्म कैसा आता है, d2y/dx² + pdy/dx + qy = r। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, ऑर्डर 2 का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हुई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन में डिग्री तो 1 ही है, तो ये कैसी हो गई, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ p एंड q क्या है, p q एंड r क्या है, सिर्फ x के फंक्शन है। मैंने यहाँ लिखा है where p q एंड r आर फंक्शन ऑफ x ओनली। अब देखिए यहाँ पर अगर p एंड q के फंक्शन अगर x के हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। हमने जो पिछला टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर में डील किया था वहां पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहे थे, कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे, तो हम इजीली CF एंड PI निकालकर उसको सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर P एंड Q कैसे बन गए, एकदम वेरिएबल बन गए। अब यहाँ पे आपको x के फंक्शन आएंगे, अब कॉन्स्टेंट्स नहीं आएंगे। इसीलिए एक नई टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ जो कि थी हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसकी मेथड और सॉल्यूशन की तरफ। इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 4 प्रोसेसेस होती है। पहली प्रोसेस व्हेन एन इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि होता है हमारा CF इज गिवन। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट या फिर इंटीग्रल गिवन हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोसेस नंबर 2 बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उसमें से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थर्ड, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। फोर्थ है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये जो चारों ही मेथड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पेपर्स में यही टॉपिक में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, इसको आप अच्छे समझिए। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ये वाले चारों मेथड्स है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसके लिए मैंने सोचा है कि ये चारों मेथड्स जो है इसको हम अलग अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ताकि क्या हो, जैसे मैंने एक प्रोसेस करवा दी आपको, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर अगली वीडियो हम देखेंगे तो उसमें हम सेकंड प्रोसेस देखेंगे, फिर उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो ऐसे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा। ऐसे में फिर अगर एक साथ हमने एक ही लेक्चर बड़ा कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको क्या हो, थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। क्योंकि आप चाहो तो किसी एक मेथड से भी उसका आंसर आ सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो क्वेश्चंस में आपको नाम से बोलता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। कभी कभी आपको नाम से सॉल्व करने के लिए आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग लेक्चर में अलग अलग मेथड को कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, जो कि है जहां पर हमको क्या रहेगा, एक पार्ट या फिर इंटीग्रल दिया रहेगा किसका, CF का, मतलब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। चलिए अब हम इसका देखते हैं कि इस टाइप की मेथड ऑफ सॉल्यूशन से हम कैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। अब इसमें भी क्या होता है, कभी कभी आपको ये नहीं दिया रहता है, मतलब इंटीग्रल तो दिया रहेगा आपको, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको
खुद ढूंढना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। कभी कभी तो आपको डायरेक्ट दे देंगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ दिस 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 सॉल्यूशन है आपका, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमको ढूंढना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए भी कुछ प्रोसेसेस है, मतलब केसेस बने हुए हैं, ताकि आप डायरेक्टली क्या कर सको, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका पार्ट क्या होगा, ये होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा। तो कुछ केसेस है बहुत सरल है, बस आपको ये माइंड में रखना है। वैसे अधिकतर केसेस में तो आपको वो एक पार्ट दे ही देंगे सॉल्यूशन का, ठीक है, पर हमारे लिए केसेस जानना भी जरूरी है, कभी नहीं देता है वो। तो हम क्या करेंगे, जो केसेस हम देख रहे हैं अभी उसको सेटिस्फाई करवा के हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली निकाल लेंगे। चलिए, सबसे पहले इसकी आप प्रोसेसेस लिख सकते हैं, इसकी हम स्टेप्स में चलते हैं। स्टेप 1 क्या है, आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में को इस फॉर्म में लाना है जहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। समझ में आया? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट आपको क्या करना है, 1 करना है। पहली स्टेप ये है। फिर अगर आपने इस फॉर्म में ले आए तो आप क्या करोगे, P एंड Q एंड R को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये आपने डिटरमाइन कर लिया। ये क्या देख रहे हैं हम, फर्स्ट वाली जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है जहां पर हमको एक इंटीग्रल ऑफ CF दिया रहता है तो उसकी मेथड्स देख रहे हैं आप। ये स्टेप्स को क्या करो, एकदम माइंड में रख लेना कि कैसे कैसे हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको स्टेप वाइज क्लियर रहेगा कि हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, PQR निकालना था, फिर क्या करना था, तो आपको क्लियर रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, इस फॉर्म में इक्वेशन को लाए, PQR एंड R को डिटरमाइन किया। सेकेंड स्टेप क्या है, हमारे सेकेंड स्टेप है लेट, आपको क्या एज्यूम करना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको एज्यूम करना है कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, u इंटू वी, ठीक है। आपको एज्यूम करना है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे u एंड v क्या है, ये भी फंक्शंस ही है। चलिए, आपको सेकेंड स्टेप समझ में आ गई। अब थर्ड स्टेप आप देखिए, अगर आपको डायरेक्टली u गिवन है, मतलब एक u क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर आपको u डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर u की वैल्यू पुट अप करोगे और फिर v की प्रोसेस आप डायरेक्टली जंप कर दोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली आपको CF का पार्ट नहीं दिया रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्शन के थ्रू CF का पार्ट या फिर इंटीग्रल आपको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए रूल्स है। अगर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को कभी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ से भाई को कॉमन निकाल लिया, ये फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² प्लस PM प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, समझ में आया? तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर ये केस होता है तो हमारा u क्या होगा, जो इंटीग्रल का पार्ट आपको दिया रहेगा वो क्या है, u है, ठीक है। तब हम u को डिटरमाइन करने के लिए केसेस स्टडी करते हैं। अगर फर्स्ट केस क्या है हमारा, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, m² प्लस PM प्लस Q इज इक्वल टू 0 अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या होगा, आपका y इज इक्वल टू u क्या रहेगा, आपका एक सॉल्यूशन रहेगा। ये रहेगा उस कंडीशन में आपका क्या, u। समझ में आया? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा u क्या रहेगा, e⁻mx। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस आते हैं, ये तो जनरल केस था, कुछ स्पेसिफिक केसेस आते हैं। इसका स्पेसिफिक केस है जो अधिकतर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगर m की वैल्यू हम क्या पुटअप करें, 1, ठीक है। यहाँ पर हमने पुटअप करें तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0। अगर m की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा u क्या बन जाएगा, e⁻1x। m की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे हम, 1, तो ये क्या बन जाएगा, इस कंडीशन में u आ जाएगा हमारा e⁻x। एक इसका एक और पॉपुलर केस है, उसमें क्या है, m की वैल्यू अगर हम -1 पुटअप करें
तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो u क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स। ये दो केसेस, ये इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो केसेस है, ये स्पेसिफिक है। अधिकतर क्वेश्चंस में कभी कभी ये वाली चीज आ जाती है, तो डायरेक्ट आपको ये वाली चीज भी याद होना चाहिए कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज 0 है तो u क्या होगा, और इस कंडीशन में u क्या होगा। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू वाई एक्स की पावर m, ये होगा हमारा u। इस कंडीशन में भी क्या होता है, एक पॉपुलर केस है, मतलब एक स्पेसिफिक केस इसमें भी है जो अधिकतर कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका केस है m की जगह पर 2 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। तो अगर m की जगह पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारा u क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे दो केसेस हो गए। एक थर्ड केस ये कहता है हमारा, अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और बाकी तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो मेन 3 केसेस है ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें भी 2 स्पेसिफिक केसेस है। अगर m इज इक्वल्स टू 1 है तो m इज इक्वल्स टू -1 है तो आपका u क्या निकलेगा। ठीक है, एक में u इज इक्वल टू e की पावर x और एक में u इज इक्वल्स टू e की पावर -x। गॉट इट। सेकेंड केस है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इसके अंदर भी हमने क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक केस देख लिया कि जब u एक्स स्क्वायर कब होता है। ये कंडीशन में होता है जब 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में हमारा u क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक स्पेसिफिक केस p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू अगर 0 हो रहा है तो क्या होगा, u क्या हो जाएगा हमारा x, और u क्या है हमारा इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब इतना तो हमने देख लिया कि फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको पी क्यू आर निकालना है। फिर हमको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन को एज्यूम करना है कि वो क्या है कि y इज इक्वल्स टू u भी है। फिर हमने क्या किया, अगर u नहीं गिवन है, अगर आपको u डायरेक्टली गिवन है तो आप थर्ड वाली स्टेप को क्या करोगे, कंप्लीटली स्किप कर दोगे। लेकिन अगर आपको थर्ड वाला मतलब u आपको नहीं गिवन है तो अगर आप इंस्पेक्शन के थ्रू अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे। गॉट इट। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 4। हमने अगर u अब निकाल लिया है, अब हमारा u निकाल लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, v चाहिए। तो v के लिए अब हम प्रोसेस देखते हैं। ओके, आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है आप कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। आई होप आपने उतार लिया होगा इसे। चलिए अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 4। चलिए हम देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ये है, आप v को फाइंड आउट करेंगे। अब हमने u तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हम v को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप v को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एक सेकेंड पूरा लिख दें दो, फाइंड v बाय यूजिंग एक फॉर्म होता है, इसका नाम है रिड्यूस्ड इक्वेशन। बाय रिड्यूस्ड इक्वेशन। ठीक है,
ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2/u du by dx प्लस p dv by dx इज इक्वल्स टू r बाय u। समझ में आया? ये वाली हमारी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2/u du बाई डी एक्स प्लस पी dv बाई डी एक्स इंटू आर बाई यू। हमने u फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। ये तो हमारे पास, ये भी हम बाद में समझेंगे, हमको v तो निकालना ही है। 2/u, u हमने निकाल लिया है, dv बाई डी एक्स भी निकल जाएगा, p हम इक्वेशन से निकालेंगे, dv बाई डी एक्स और r बाई यू। r हमारे पास गिवन रहेगा और u हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये इक्वेशन के थ्रू हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू। ओके, अब ये इक्वेशन तो आप बोलोगे वापस सेकेंड ऑर्डर बन चुकी है और वेरिएबल कोएफिशिएंट बन गए। तो ये इक्वेशन आपको लिखने के बाद क्या करना है, एज्यूलेट करके सपोज करना है आपको कि dv बाई डी एक्स क्या है, t है। आप कोई सा भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। अब जब आपने ये एज्यूम किया तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, dv बाई डी एक्स अगर t है तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, डी टी बाय डी एक्स प्लस 2/u du बाय डी एक्स प्लस पी, ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू r बाय यू। ये हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे कैसा बन गया, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में सॉल्व करना सीखा था। ओके, हमने बस कुछ नहीं किया, dv बाई डी एक्स को t सपोज किया, मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई t, तो यहाँ t आ गया। फिर इसको अगर मैं dt बाई डी एक्स करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो बस यहाँ dt बाई डी एक्स कर दिया। ओके, अब ये हमारी बन गई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व करना सीखा था वैसे सॉल्व कर लेंगे और v निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी t की वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारी t की वैल्यू आएगी। फिर ये t की वैल्यू को हम कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे, तो फिर इंटीग्रेट करके हमारी v की वैल्यू आएगी। फिर v की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, वहाँ इज इक्वल्स टू uv, u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, तो हमारा क्या है, कंप्लीट आंसर आ गया। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं ये फॉर्म रहने देती हूँ, यहाँ से मिटाती हूँ। इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसकी ढेर सारे क्वेश्चन उत्तर प्रैक्टिस कर लेना और इसका कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन तो इसमें है, कौन सा क्वेश्चन करें, ये वाला करते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर is equals to 2y, given that y is equals to cot x plus solution। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैच कर लेते साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y और y इक्वल्स टू cot x प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको इसका पता कैसे चलेगा कि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम बहुत सारे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स पढ़े, वहां पर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका कॉफिशिएंट हमेशा 1 था। आपको याद होगा जितने भी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव कॉफिशिएंट्स है, उनके जो कॉफिशिएंट मतलब उनके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में वो क्या हमेशा 1।
तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट हमें कोसेक स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा है, y वाली टर्म हमेशा किधर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, तो ये इधर से आएगी तो ये माइनस की बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया। अब आप देखिए कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली बन रही है क्या, चलिए इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इसको तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म है ही नहीं, अब बची क्या थी y वाली टर्म, यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, जो कि क्या है x का फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर एक्स फंक्शन आ गया है मतलब एक, तो ये कैसा हो गया, वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं आता तो ये क्या होता हमारी डायरेक्ट जो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है डायरेक्ट उसी मेथड से सॉल्व हो जाता, मतलब जो CFPI वाली प्रोसेस है उससे ही सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया जो कि क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है, तो हम ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ऑर्डर सेकेंड है, लीनियर है, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो ये हमारी जो अभी हम करंटली स्टडी कर रहे हैं, आपको क्या है ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, नहीं तो आप बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको आइडेंटिफाई ऐसे ही करना है, जो हाईएस्ट और डेरिवेटिव कोफिशिएंट है उसका हमेशा जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहली प्रोसेस आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन में यही करोगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट जो मतलब टर्म जो मल्टीप्लाई में उसका 1 बनाने की कोशिश करोगे, उसके बाद ही तय होगा कि वो कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप आइडेंटिफाई करना करते चलिए तो आपको डाउट नहीं होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, हमें फर्स्ट प्रोसेस क्या थी कि हमने क्या किया, इसका कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करी, उसके लिए हमने ये किया, फिर हमने देखा कि जो पिछले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी वहां पर तो क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल फंक्शन भी आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है। अब वेरिएबल फंक्शन की तो हमने एक ही टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है जो क्या है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, हाँ इसका ऑर्डर भी 2 है, क्या इसकी डिग्री 1 है, हाँ डिग्री भी 1 है, तो ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अगर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं होता तो ये कैसी होती है हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, पर यहाँ पे कैसे है वेरिएबल कोफिशिएंट आ गया, मतलब एक एक्स का फंक्शन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हमारी ये वाली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। चलिए अब हम देखते हैं, अब जब हमने इसका फॉर्मेशन कर लिया है तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, पी क्यू एंड आर को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर देखिए P की वैल्यू क्या है, यहाँ पर P क्या होता है dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ dy बाई डी एक्स है क्या, नहीं है, P की वैल्यू क्या हो गई 0। Q की वैल्यू देखिए, y का कोफिशिएंट क्या होता है Q, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -2 कोसेक स्क्वायर एक्स, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स। R क्या है जो राइट हैंड साइड में होता है, R क्या है 0, ठीक है, ये हमारा P Q एंड R की वैल्यू निकल गई। सेकेंड स्टेप क्या थी हमारी, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, ठीक है, सेकेंड स्टेप भी हम यहाँ करते हैं, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। अब थर्ड प्रोसेस क्या थी, u को फाइंड आउट करना अगर वो गिवन नहीं है, पर यहाँ देखिए y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स इज अ गिवन, आपको याद होगा हम कैसे लिख रहे थे, y इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू जो भी हमारा फंक्शन आ रहा था वो लिख रहे थे। अब y के इक्वल नहीं है तो ये भी क्या है y के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है हमारा एक इंटीग्रल ही है जो कि CF का है, ठीक है, मतलब आपको एक पार्ट और सॉल्यूशन दे दिया जो कि क्या है y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, मतलब आपको u दे दिया है, u की वैल्यू क्या दे दी है कॉट एक्स दे दी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स इंटू वी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, रिड्यूस्ड इक्वेशन का फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा, उसके थ्रू क्या होगा वो क्या कहती है, तो मैं इसको रब कर दूं क्योंकि हमें इसको सॉल्व भी करना है, किसे ही रब कर दूं मैं, चलो चलो अब कोशिश करते हैं, वो क्या है डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस पी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आर बाई यू, ठीक है, ये होता है हमारे
रिड्यूस इक्वेशन, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने सपोज क्या करा इधर, डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू टी, ये हमने सपोज किया। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। इसको मैंने कर दिया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। 2 बाई यू, यू की वैल्यू क्या हो गई हमारी, गिवन क्या है, वहां इक्वल्स टू कॉट एक्स, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हो गया 2 बाई यू कॉट एक्स। ओके, अब डी यू बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जगह कम है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रही हूँ, आप कंजूसी मत करना। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 0 है, तो इस हमारे पास जगह आ गई है। अब हम जगह फैला के लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि पी क्या हो गया, 0 हो गया, तो प्लस में 0। अब डीवी बाई डी एक्स को हमने क्या सपोज किया है, टी सपोज किया है, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब आर बाई यू, आर की वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारी रेडियोसिक फॉर्म आ गई है। अब देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा था। तो बस इसको आप सॉल्व कीजिए, टी की वैल्यू निकालिए, फिर टी को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, और फिर वी की वैल्यू निकालिए। चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को इधर बाहर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका उल्टा होता है, साइन का इनवर्स होता है। तो मैंने क्या किया, 2 को हमने बाहर लिया, 1 बाय कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो ये लिख दिया कॉस बाय साइन है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू टी। अब एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ये साइन क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या बचा, साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये आपको कुछ फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा कि साइन एक्स कॉस एक्स किस टाइप का फॉर्म होता है। अगर इसको हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना दे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x, ये फॉर्मूला होता है। तो बस हमने यहाँ 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म बना दी और इसको क्या कर दिया, साइन 2x कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये वाली पूरी टर्म हट के क्या हो गई, साइन 2x। ओके, अब ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4। हाँ चलो, अब थोड़ी बहुत छोटी छोटी होते होते यहाँ तक आ गए हम। ये यहाँ पर t भी आएगा इंटू में, t इज इक्वल्स टू 0, इसको हटा देते हैं। चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए ये इजीली, अब चाहो तो इसको नॉर्मल जो हमारे लेबनिज लीनियर वगैरह आप मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए वेरिएबल जो है वो इजीली सेपरेबल है, तो हम डायरेक्ट इसको सेपरेट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम और फर्दर सॉल्व करते हैं। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन 2x को ऊपर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 2x इंटू टी। ओके, इसलिए सेपरेबल है। अब t वाली टर्म को t के साइड ले आइए, x वाली टर्म को x के साइड ले जाइए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर t आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, dx आ गया। अब बोथ साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन किया, इधर भी इंटीग्रेशन किया, तो ये क्या हो गया, log t। अब cosec 2x, इसको क्या किया हमने, 4 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x, तो इसका क्या होता है, log 10x बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, log 10 x की जगह पर क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x बाय 2, ठीक है। इतना तो हो गया हमारा, ये वाली टर्म अलग है। अब यहाँ पर एंगल 2x है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा
कांस्टेंट है वो क्या होता है, अपॉन में आता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहाँ पे एंगल 2x है तो अपॉन में 2 आ गया। समझ में आया? अब क्या होगा, इसको हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग c1, एक हमने कांस्टेंट ले लिया क्योंकि दोनों ही टर्म किस में आई थी, हमारी लॉग में आई थी। ओके ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा log t इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2। अब log की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ की पावर क्या होता है, आगे आ जाती है। तो ये 2 को मैंने क्या किया, यहाँ पहुंचा दिया, ये हो गया 10 स्क्वायर, यहाँ 2/2 से ये कट जाएगा तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा log 10 स्क्वायर x प्लस log c1। समझ में आया आपको? अब यहाँ देखिए log की एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की, log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बहुत सारे log है तो log कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 10 स्क्वायर x c1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t। लेकिन अभी हमारा काम क्या हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास t की वैल्यू आई है, पर हमको चाहिए किसकी वैल्यू, v की वैल्यू चाहिए। तो हमने t को किस सब्स्टिट्यूट किया था, dv/dx से। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। चलिए अब इसको और प्रोसीड करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। चलिए तो हमारी t की वैल्यू क्या आई है, c1 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dv/dx। अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, हमारी टर्म्स इजीली सेपरेबल है, तो एक्स वाई साइड को एक्स वाई साइड रहने देते, इसको इधर ले लेते। तो ये क्या हो जाएगा, c1 10 स्क्वायर x dx, बहुत सारे इंटीग्रेशन करो तो ये तो v बन जाएगा, c1 क्या होगा कांस्टेंट। अब ये वाली टर्म कहाँ में करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर x का क्या होता है, डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करते हैं, हम सेक स्क्वायर x -1 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x -1 dx। अब इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, c1 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, 1 का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x, मतलब माइनस का माइनस, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस एक अनदर सेट कांस्टेंट, क्योंकि हमने क्या किया 2 बार इंटीग्रेशन किया। ये c1 तो किसका है, जब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म किया था, और c2 किसका है, जब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म किया था। हमारे पास क्या आ गया, v की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई। अब बस ये वाली v को वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। चलिए हम v की वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल देते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं। चलिए हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। तो y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स इंटू वी, वी की वैल्यू क्या आई है इंटू c1 ब्रैकेट में 10x माइनस एक्स प्लस c2, ये हमारी वैल्यू है। ओके अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। c1 को बाहर रहने दिया, cot x का मल्टीप्लाई अंदर किया, तो ये क्या हो जाएगा cot x इंटू 10x मतलब 1 माइनस cot x का इसमें किया, तो ये क्या हो जाएगा x cot x प्लस c2 cot x। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। समझ में आया? देखा आपने कितना सरल है इसको सॉल्व करना, बस आपको रेडियस इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब उसका फॉर्म याद होना चाहिए, और बस उसके बाद तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसका एक और क्वेश्चन ले गया, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
ओके, हमारा आंसर सही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक देखते हैं। चलिए इसको फिर मैं रब कर रही हूँ, आपको कुछ नोट डाउन करना है आप कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे भी मैं रब कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी कम बच रही है। अब आपको ये फॉर्म याद ही हो गया होगा। ओके चलिए, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। आपको गिवन है x प्लस 1 बाय एक्स इज वन इंटीग्रल। चलिए एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए आप इसको पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए। अपन आप देखते हैं। चलिए अब पहली स्टेप मैंने क्या बताई, जो आप चेक कीजिए कि आपका जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट है उसका जो टर्म मल्टीप्लाई है वो क्या 1 है। अगर नहीं है उससे बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर 1 नहीं है, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे ताकि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 बाय एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप हमने ये वाली फॉर्म देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, ठीक है, लेकिन कॉफिशिएंट तो यार कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तो वेरिएबल है एक्स के फॉर्म में। मतलब ये तो वेरिएबल कॉफिशिएंट वाली इक्वेशन हुई। मतलब ये कौन सी इक्वेशन हुई, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आ गया किस टाइप से देखना है। बस आपको ये देखना है कि क्या y वाली जो टर्म्स है, मतलब उसके डेरिवेटिव जो भी कोफिशिएंट्स है उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में जो टर्म है क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो इस प्रोसेस से होगा, और अगर कांस्टेंट है तो जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखी थी CF एंड PI वाली वो मेथड से होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल है तो हमें ये वाली मेथड से करना है। ठीक है, सेकेंड फिर फर्स्ट स्टेप चालू होती है हमारी। p की वैल्यू क्या होगी 1 बाय एक्स, q की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एंड r की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पर योग गिवन है, ये x प्लस 1 बाय एक्स 1 इंटीग्रल है। आपको ये गिवन है तो मतलब हमारे u की वैल्यू क्या हुई, तो हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। तो हमारा क्या हो जाएगा u की वैल्यू हमने पुटअप करी इंटू वी। ओके, समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट वो वाला फॉर्म यूज कर रही हूँ। यहाँ पर हमने t को सपोज किया था dv बाई डी एक्स से। आपको पूरा लिखना है क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस कम पड़ जाती है, थोड़े लेटर्स बड़े लिखने पड़ते हैं ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिख सके। ठीक है, मैं डायरेक्ट रिड्यूस इक्वेशन का फॉर्म इस्तेमाल कर रही हूँ dt बाय डी एक्स प्लस 2 बाय क्या आता है u आता है। हमारे पास u की वैल्यू क्या है x प्लस 1 बाय एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। आप अपनी कॉपी में जो मैंने रिड्यूस्ड इक्वेशन का फॉर्म लिखवाया है आप उसको चेक करते रहिए, उससे आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा मैं जो बोल रही हूँ। अब यहाँ पे क्या आता है डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे आता है डी यू बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या आता है p की वैल्यू क्या है पर 1 बाय एक्स इंटू में t इज इक्वल्स टू r बाई यू। r ही हमारा 0 है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0।
मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मैंने डायरेक्ट ये वाला फॉर्म इस्तेमाल कर लिया। इसके पहले जो हम d²v/dx² v के फॉर्म में जो लिखते हैं वो आपको लिखना है, मैंने बस डायरेक्ट कर दिया है। बाकी प्रोसेस तो अपन समझ ही रहे, आप उसको कॉपी में एकदम प्रॉपरली नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, पहले ये वाली टर्म को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x के अपॉन में x² + 1 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा x² - 1/x²। ठीक है, अब ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, इतने ज़्यादा सिंप्लीफाई हमने कर दिया है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2x² - 1 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ x। ओके, ये हमारी टर्म बन गई प्लस 1/x। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल्स टू 0 एंड इधर क्या चल रहा है dt/dx प्लस। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम तो आएगा x² + 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा टर्म x² - 1 और इधर क्या आ जाएगा प्लस x² + 1। आई होप आपको ये एलसीएम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x² - 2 + x² + 1। ये सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा 3x² - 1। ठीक है, समझ में आया। हमारा नेट वैल्यू क्या आ गई 3x² - 1। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 3x² - 1। ठीक है, बाकी की इक्वेशन क्या हो गई हमारी एज इट इज हो गई, इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर क्या चल रहा है dt/dx प्लस। ओके, समझ में आया आपको इतना कि हमारी ये इक्वेशन कैसे आई। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इजीली सेपरेट हो रही है हमारी टर्म्स। अगर आप चाहो तो जो हमने मेथड चैप्टर नंबर 1 में गई थी आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा इजीली सेपरेट हो रही है हमारी टर्म्स, तो हम इजीली सेपरेट करके जल्दी आंसर आ जाता है। अगर आप चाहो तो मेथड्स भी लगा सकते हो। तो चलिए अब हम इजीली सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा dt/dx एक साइड, ये क्या हो जाएगा माइनस की टर्म्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3x² - 1 के अपॉन में x² + 1 माइनस। ठीक है, अब ये माइनस से क्या मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3x²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 - 3x²। ओके, अब t की टर्म्स को t की साइड कर लो और x की टर्म्स को x साइड कर लो, तो ये हो जाएगा t और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dt/t क्या बन जाएगा log t। ये तो बहुत इजी था, लेकिन अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है। अगर आपने 11th में ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये x² + 1 dx। अब इसमें क्या करना है आपको, ये वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई होप आपको रूल आता होगा। अगर वैसे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बता सकती हूँ, अगर ये वाले फॉर्म का आपका पार्शियल फ्रैक्शन है तो आप मतलब फ्रैक्शन अगर इस टाइप का है तो आप कैसे उसको डिवाइड करोगे, वो क्या होगा आपकी ये वाली टर्म, आप चाहो तो इसको गूगल करके और अच्छे से पढ़ सकते हो, और बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स लगते हैं। अब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए हम ना सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे, तो इसके लिए क्या होते हैं रूल्स होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, कि ये वाली टर्म को हम क्या कर सके टुकड़ों में बांट सके और इजीली क्या कर सके इंटीग्रेट कर सके। तो इसके लिए जो इस वाले कंडीशन का जो रूल है वो मैं आपको बता सकती हूँ, और अगर आपको इससे ज़्यादा रूल्स पढ़ने हैं तो आप गूगल पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये टाइप का रूल ये कहता है कि अगर अपॉन में इस टाइप के फ्रैक्शन प्रेजेंट है, मतलब इस टाइप के फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये ब्रेक होता है ये दो टर्म्स में। ओके, ये वाली टर्म में ब्रेक होता है। इसके रूल्स
शायद तक मेरे पास होने चाहिए, पर मैं बताऊंगी तो थोड़ा लेंथी चले जाएगा। इसमें क्या होता है, ये वाली टर्म जैसे अपॉन में दो फैक्टर प्रेजेंट है तो एक फैक्टर एक को मिलता है और दूसरा फैक्टर दूसरी वाली टर्म को मिलता है। एक सेकेंड, यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, एक टर्म एक को मिलती है दूसरी टर्म दूसरे को मिलती है, ऐसा होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब आगे प्रोसेस देखते हैं। अब क्या किया मैंने, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में किया तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स। इधर की टर्म क्या है, अपॉन में तो वही का वही चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर क्या होगा, सेम वही चीज आ जाएगी, 1 माइनस 3x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों साइड क्या है, ये वाली टर्म है तो ये क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कंपेरिजन वाली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स। ठीक है, ये हमारी टर्म बन जाएगी। तो ये टर्म को मैंने हटाया और यहाँ लिख दिया 1 माइनस 3x स्क्वायर किसके इक्वल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ बस हमको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों को बस कंपेयर करो। इसका कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल किसके होगा, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, -3 है तो ये -3, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब यहाँ x वाला फैक्टर देखो, सबसे पहले x वाला तो फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब c की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली 0। अगर यहाँ पे x वाला फैक्टर प्रेजेंट रहता तो c की वैल्यू निकलती। अब यहाँ एक कांस्टेंट प्रेजेंट है a, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट प्रेजेंट है, वो क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, समझ में आया, यहाँ कांस्टेंट है यहाँ भी कांस्टेंट है तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो हम यहाँ पुट अप करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो ये क्या हो गया, हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ गई। तो अब हमारा जो फैक्टर है वो किस में पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये दो टर्म्स में, और ये वाले दो टर्म्स का हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम वो करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। a की वैल्यू आई है 1 एंड b की आई है -4। चलिए a की वैल्यू आई थी हमारी 1 एंड b की वैल्यू आई थी हमारी -4। ठीक है, c की वैल्यू तो 0 थी तो ये हमारे फैक्टर बन गए। अब ये माइनस को मैं क्या करती हूँ, माइनस को डायरेक्ट यहाँ अपन ला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा माइनस। अब ये वाली टर्म के इक्वल है तो ये वाली टर्म हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म का इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। 1/x माइनस 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, समझ में आ गया आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे एक टर्म दो टर्म्स या तीन टर्म्स में टूटेगी। चलिए अब हम देखते हैं, ये इंटीग्रेशन इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा log x। चलिए ये तो हो गया हमारा log x। अब इधर देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ये क्या हो जाएगा 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अगर ये वाली टर्म को मैं t सपोज करूं तो ये क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसको अगर मैं 2 × 2 लिखूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और ये 2x dx क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/t के फॉर्म में बन जाएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ सपोज किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मैंने सपोज किया s, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, ds के बराबर हो जाएगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको, 2x dx को क्या लिख दिया, ds लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा ds और इसको क्या सपोज कर लिया s। तो ये कैसा हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1/x इंटू dx वाला, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा log s और s की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 तो एज इट इज log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपको समझ में आया। अब अगर हमारे सारी टर्म्स log के फॉर्म में है तो हम कांस्टेंट भी कैसा लेते हैं, log के फॉर्म में लेते हैं, ये क्या हो जाएगा log
C1। क्यों C1? क्योंकि हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना है। अभी हम t की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर हम किसकी निकालेंगे, v की निकालेंगे। तो अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ लगा दो फटाफट। log x प्लस log c क्या हो जाएगा, x C1, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ चले जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास लॉग प्रॉपर्टी लगा दी हमने, इन दोनों का प्लस में था तो एक्स C1 कर दिया, और ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जो पावर रहती है वो आगे आती है, तो यहाँ से पावर हमने वापस उसकी, यहाँ का जो कांस्टेंट था वो हमने उसकी पावर बना दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस में था तो हमने माइनस में कर दिया। मतलब a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाई है और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, बताओ क्या, चलिए ठीक है बता देते हैं। सबसे पहले log a प्लस log b क्या बन गया, log ab। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग गई तो log a बाय b हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे आई थी ये वाली टर्म। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। अब t की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिल गई, x C1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी t की वैल्यू। ओके, अगर t की वैल्यू हम मैच कर लेते हैं, मे बी वाले क्वेश्चंस बहुत टाइम की बात कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन था ये, जी हमारा आंसर सही आया, टी की वैल्यू हमारी सही आई है। अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किस में करना है, जहां पर हमने dv बाई डी एक्स टी सपोज किया था, हमने थोड़ा डायरेक्ट किया था। चलिए अब हम करते हैं, इसको रब कर देती हूँ मैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये t किसके इक्वल आया है, C1x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, dv बाय dx के इक्वल। अब यहाँ पर वापस से जो हमारी टर्म्स है वो क्या इजीली सेपरेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, dv किसके इक्वल हो जाएगा, C1x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बहुत सारे इंटीग्रेट कर दो, आपका v आ जाएगा। आप कर लोगे इतना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, फिर से क्वेश्चन घूम गया। ठीक करवा दूं क्या, इसका आंसर कहाँ लिखा था, चलो करवा ही देते, इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वाला आपको आ सकता है, दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है, क्या करें। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको वापस से सपोज कर सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx। यहाँ x dx तो प्रेजेंट है, 2 बाई 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी पॉसिबल है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बाई 2 का मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, और C1 को मैंने बाहर लिखा और अंदर 2 को भेजा, C1। ठीक है, अब यहाँ 2x dx क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब मैं मतलब यहाँ करती हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं सब्स्टिट्यूट किया, इस बार p से कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2x dx इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, dp के इक्वल हो गया। तो ये क्या है, 2x dx किसके इक्वल हो गया, dp के इक्वल हो गया। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर 1 को क्या मैंने सपोज किया है, t सपोज किया है, ये हो जाएगा अपॉन में p स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, p स्क्वायर है तो ये p स्क्वायर क्या होगा, ऊपर आके -2 बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं, ये क्या होगा, p की पावर -2 प्लस 1 के अपॉन में -2 प्लस 1, ये क्या होगा -1, p की पावर -1 p की पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई p हो जाएगा, और -1 था तो ये -1, तो इसका इंटीग्रेशन कुल मिला के क्या आया, -1 बाई p, और p को क्या सपोज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
तो v की वैल्यू हमारी आ गई माइनस ऑफ 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही वैल्यू आई है ना, बाय 2, एक 2 भी चल रहा है ना। अब देखते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट किया तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट हमारा क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई। माइनस, इसको प्रॉपर लिखे कभी हम, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ c1/2 इंटू 1 के अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c2, ये क्या आ गई हमारी v की वैल्यू, माइनस c1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c2, ये हमारी क्या आ गई v की वैल्यू आ गई। अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हमने क्या एज्यूम किया था, u इंटू वी, हमारे पास u की वैल्यू पहले ही थी, v की वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुटअप करते हैं, थोड़े लेंथी है पर इजी है ना क्वेश्चंस, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी पर बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिखते हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, v की वैल्यू क्या आई हमारी माइनस ऑफ c1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c2, ठीक है। एक तो इतने ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहते हैं आंसर्स, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो इसमें गिवन है आंसर उसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दूँ मैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी किया, इसमें भी किया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ c1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस c2 1 प्लस 1/x। अब इसको जहाँ तक उन्होंने और सिंप्लीफाई किया है, अब ये 1 प्लस 1/x क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब ये वाला x से ये वाला कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस c1/2x प्लस c2, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब उन्होंने और सिंप्लीफाइड वर्जन में दिया है, उन्होंने क्या किया, इसको एज इट इज रहने दिया है, x प्लस 1/x ही रहने दिया, और क्या किया उन्होंने और सिंप्लीफाइड कैसे किया है माइनस ऑफ c1/2x। अगर आप इतना भी कर आओगे ना, इसको भी फर्दर आपको जैसा सिंप्लीफिकेशन करना है वैसा भी करोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं तो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें आंसर ऐसा था और इसमें श्रेया ने अलग करवा दिया, तो बस इसीलिए मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर लाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अगर आप जैसे भी सिंप्लीफाई करके आओगे ना, वो तो आपकी ये प्रोसेस देखते हैं, v आ गया आपका, u आ गया, तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब क्या किया, c2 का हमने मल्टीप्लाई किया, c2x प्लस c2/x हो जाएगा ये, फिर दोनों में से क्या किया उन्होंने कॉमन निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा c2x प्लस 1/x कॉमन निकाल लिया, और क्या लिखा है उन्होंने c2 माइनस, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ इसको रब करके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू c2x प्लस 1/x, ये क्या हो गया हमारा c2 माइनस c1/2, यही फॉर्म में आंसर दिया है ना, c2x प्लस 1/x c2 माइनस c1/2, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया हुआ है, कैसे हम लाए, कैसे हमने u और v की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं
जहाँ पर आपको u इंस्पेक्शन के थ्रू निकालना है ना, क्योंकि अधिकतर अभी आपको u दिया हुआ था तो एक वो वाला टाइप बता देते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइप की प्रोसेस देखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ लेती हूँ जब तक कि कौन सा करवाना है जिसमें आपको इंस्पेक्शन के थ्रू u निकालना रहेगा। ओके, जब तक आप उतार लीजिए। तो चलिए गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन जहां पर हमें इंटीग्रल का पार्ट नहीं दिया हुआ है। अब हमें इंस्पेक्शन के थ्रू निकालना है। सबसे पहले तो हमारी वही आइडेंटिफिकेशन करना है आपको कि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस ये टर्म में x का डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/x dy बाय dx प्लस ये टर्म में भी क्या होगा, x से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें देखना है कि जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट है वहाँ जो है उनके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये दोनों x के फंक्शन दिख रहे हैं हमें, तो ये कैसे फंक्शन हुए, वेरिएबल फंक्शन हुए। तो ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड। यहाँ ऑर्डर भी आपको चेक करना है। अगर यहाँ ऑर्डर 2 है वैसे तो आपको ऑर्डर 2 ही आएगा। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है जहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं तो आपको ऑर्डर 2 ही आएगा, पर फिर भी आप चेक कर लेना कि क्या ये ऑर्डर 2 है या भी नहीं। यहाँ पे ऑर्डर 2 भी है, डिग्री 1 भी है और वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी है। तो ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो अब तो आपको नाम याद ही हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट पी क्यू आर की वैल्यू हम निकालते हैं। पी की वैल्यू क्या है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई क्या रहेगा, -2 प्लस 1/x। क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/x और आर की वैल्यू क्या है 0। अब आपको जो मैंने केसेस बताए थे सीएफ इंस्पेक्शन के लिए, मतलब जब आपको पार्ट ऑफ इंटीग्रल नहीं दिया है, फिर सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो उसके लिए मैंने आपको केसेस बताए थे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको वो स्पेसिफिक केसेस पे देना है जो मैंने आपको बताए थे। वो स्पेसिफिक केसेस क्या थे, 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। इस कंडीशन में क्या है, u क्या आएगा हमारा a टू दी पावर x, इसमें क्या आएगा e की पावर -x और इसमें क्या आएगा u आएगा हमारा x। ठीक है, 1 प्लस पी प्लस क्यू u की पावर x, 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, u की पावर -x एंड e की पावर -x एंड p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, u आ जाएगा x। तो ये 3 केसेस आपको सबसे पहले लगाकर देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको सीएफ इंस्पेक्शन का आता है तो आपको सिर्फ पहले ये 3 केसेस लगाना, उसके बाद आप जनरल केसेस लगाने। अगर ये 3 केसेस नहीं बैठ रहे तो आप क्या कीजिए, जनरल सॉल्यूशन से जनरल केसेस जो मैंने बताया था उसमें ट्राई कीजिए। और अगर आपको इन 3 केसेस में से नहीं बैठ रहे हैं, आपको जनरल केसेस से भी आपका आंसर नहीं आ रहा है और अगर आपको ऐसा गिवन नहीं है कि आपको यही वाली मेथड से सॉल्व करना है तो आप किसी दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ट्राई करते हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू। सबसे पहला केस हम देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस पी, पी कितना है 1/x माइनस 2 प्लस क्यू कितना है 1 माइनस 1/x। अब इसको देखिए क्या ये 0 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 ये कैंसिल, प्लस 1/x माइनस 1/x, तो ये हमारा क्या आ गया 0। मतलब हमारा पहला ही केस सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा u क्या आ जाएगा e की पावर x। तो आप यहाँ पर लिख देना बाय इंस्पेक्शन, क्योंकि ये टर्म 0 ही हो गई ना। ये देखिए प्लस का 1/x माइनस का 1/x कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हुआ -1 और इसमें हम ऐड कर ही रहे 1 तो ये कितना हुआ 0। तो हमारा पहले ही केस सेटिस्फाई होने के कारण u कितना आ गया हमारा e की पावर x। तो आप लिख देना यहाँ पर ये कंडीशन में लिखकर थस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन दिस केस, सो u विल बी e की पावर x। अब हम चलते v निकालने तरफ। v के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस इक्वेशन लिखेंगे। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय यू डी यू बाय डी एक्स प्लस पी
मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये इज इक्वल्स टू आर बाय यू, वरना मतलब दूसरे मेथड ऑफ सॉल्यूशन में भी ऐसे फॉर्म्स आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप बार बार ऐसे बोल बोल कर लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये लिख दिए। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू की वैल्यू क्या है हमारी, ई की पावर एक्स, ये क्या हो गया ई की पावर एक्स। ठीक है, अब डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगी। ई की पावर एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, यहाँ मैंने कर दिया ई की पावर एक्स प्लस पी, पी की वैल्यू क्या है माइनस टू प्लस वन बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ टू प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, आर क्या है हमारा, आर की वैल्यू तो जीरो ही है, इधर साइड फंक्शन हमारा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो। अब क्या करना है, अब मैंने क्या बताया था, मतलब स्टेप क्या बताई थी इसके बाद कि आपको डीवी बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, किससे, टी से। तो यहाँ हम लिखेंगे dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी, हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, dt बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स कैंसल, तो ये क्या हो गया टू, फिर टू माइनस टू कितना हो गया जीरो, तो हमारे पास सिर्फ टर्म क्या बची प्लस का वन बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय एक्स डी टी, यहाँ पे dv बाई डी एक्स हट जाएगा क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये क्या हो गया t इज इक्वल्स टू जीरो। अब इजीली सेपरेबल टर्म्स हमें दिख रही है तो हम क्या करेंगे, इजीली सेपरेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन बाय एक्स, t को इधर लाए तो ये क्या हो गया वन बाई टी, और इधर ये क्या हो गया डी एक्स, बहुत सारा इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो गया log ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पर यहाँ पे क्या दोनों लॉग में टर्म्स आई है तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट भी किस में ले लेंगे, लॉग में ले लेंगे, लॉग c1। अब लॉग a माइनस लॉग b की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा लॉग c1 बाय x। ठीक है, लॉग a बाय b की क्या लगी प्रॉपर्टी लग गई, और ये क्या हो गया लॉग t इज इक्वल्स टू, पर t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई c1 बाय x, ये हमारे पास आ गई t की वैल्यू, पर हमको तो v की वैल्यू चाहिए थी, तो अब हम क्या करेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t इज dv बाई डी एक्स किसके इक्वल है t के इक्वल है, तो t की वैल्यू क्या आई है c1 बाय एक्स, इजीली सेपरेबल टर्म्स है तो हम क्या करेंगे v किस टर्म एक साइड, x की टर्म्स एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा c1 इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स dx, ये क्या हो जाएगा बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत सारे इंटीग्रेशन किया dv का बन गया v इज इक्वल्स टू c1 कांस्टेंट वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया v आ गया। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं। v आ गया हमारा, एक सेकेंड कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये v हमारा x एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया है, एक सेकेंड में शायद तक कुछ मिस्टेक हो गई, मैं तो देख कर बताती हूँ। सो गाइस हमारा आंसर बिल्कुल सही था। एक्चुअली मैंने क्या किया, बुक के गलत पेज पे आंसर देख लिया, बाकी हमारा वी बिल्कुल सही निकला है। तो अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वहां इज इक्वल टू यू इंटू वी, यू की वैल्यू क्या है e टू द पावर x एंड v की वैल्यू क्या निकली हमारी c1 log x प्लस c2। ठीक है, एक बार और मैं आपकी तसल्ली के लिए मैच कर लेते तो मुझे कमेंट आने लग जाएंगे कि मैम आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है। सो हमारा सॉल्यूशन है c1 log x प्लस c2 इंटू e टू द पावर x, और क्वेश्चन है x d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy बाई dx प्लस x माइनस 1 y। सो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड आपको उतना ज़्यादा कंफ्यूजन कम होगा, जो बाकी हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।